नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो CUET हमें इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर MCQ करेंगे, जो कि आपके प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड रहेगा, डिफरेंशिएशन भी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन और ऑर्डर कंडीशन और आपकी डिग्री भी यहाँ पर हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्कशन जामिया मिलिया इस्लामिया और CUET हमें इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो डिटेल में आप लोग देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं होंगे तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर CUET में इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बहुत कम दिन बचा हुआ है, सिर्फ आपके पास 20 डेज़ है। आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। 80 आपके प्लस टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर चल रही है, जिसमें आपको जो है याद है कि कुछ फुल फ्लेज्ड भी मिलेगा, और यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, और लगभग ये 90 के आसपास आपका टेस्ट सीरीज़ होने वाला है। बहुत अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पिछले साल भी जो बैचेस में हमारे बच्चे जुड़े थे उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, जिसकी वजह से उन्होंने जब CBT मोड में एग्ज़ाम दिया तो लैक नहीं कर पाए, और इसी वजह से ऑल इंडिया रैंक 1, सेकेंड और फोर्थ, और आपके जो है 15th रैंक हमारे इसी टेस्ट सीरीज़ बैच से आपका बना था। बहुत हेल्पफुल रहेगा, ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो लिंक जो बेसिकली नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर पहला क्वेश्चन की, द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब आपके किसी इक्वेशन में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने के लिए मिले तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। अगर y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पर अगर हम इसको लिख दें a प्लस बी वाई, है ना, bx, सॉरी, यहाँ पर आपका y क्या है, डिपेंडेंट है, और x क्या है, आपका इंडिपेंडेंट है। ठीक है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके x पे डिपेंड कर रहा है, और आपका एक ही आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज़ आपका x क्या है, आपका सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा आपका C वाला हो जाएगा। यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन किया हुआ है आपका 10 का, और पूछ रहा है yt की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। आपके डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t दिया हुआ है 10। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जब डबल डिफरेंशिएशन हम करते हैं किसी भी इक्वेशन का, तो आपका लिख सकते हैं। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब आपके 10 को इंटीग्रेट करेंगे। अब इसके बाद का जो स्टेप होगा, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आप लोग अगर लिख लीजिएगा, इसको लिखना हो तो अगर नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमने क्या किया, आपके बेसिकली इंटीग्रेट किया आपके 10 को आपके, और जो है जो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू था, हमें क्या मिला, dy/dt इक्वल्स टू 10t प्लस C1, है ना, ये हमें मिला 10t प्लस आपका C1 हमें मिला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, dy/dt। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10t प्लस C1। अब आपको पता है x टू द पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका क्या आता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस आपका क्या हो जाता है, c हो जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dy/dt जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका 10 तो बाहर आपका आ जाएगा। ठीक है, और t टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस C1। अब देखें, इसको भी करेंगे तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, t ओके प्लस c। ठीक है, ये आपका बनेगा एट द एंड, और यहाँ पर 2 से ये 10 जो है कैंसिल आउट होके बनेगा 5t² प्लस C1t प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट में ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। तो yt की वैल्यू आपके अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, D वाली आ जाएगी। ठीक है, ऑर्डर कंडीशन पूछा है कि कितने ऑर्डर तक यहाँ पर आपके किया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर देखोगे ना, तो ये इसमें देखो D के पावर 4 देख रहा है ना, इजी है ऑर्डर निकालना। ठीक है, तो ऑर्डर आपके 4 हो जाएगा। अगर डिग्री की बात करें, देखो डिग्री यहाँ पर लिखा है 5, है ना, इजीली आप इक्वेशन में ऐसे देखना कि अगर जैसे ये आपके d टू द पावर, है ना, 4 टाइम आपके डिफरेंशियल हुआ है यहाँ पर, है ना, आपकी सेकंड थर्ड ऑर्डर है, 4 ऑर्डर तक गया है, तो यहाँ पर आपके बेसिकली ऑर्डर 4 हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगी, आपकी 5 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर पूछता है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आंसर करोगे, आपका 4 है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट आपका इन प्रोडक्शन फंक्शन q इक्वल्स टू a प्लस k टू द पावर अल्फ़ा एंड l टू द पावर बीटा द वेरिएबल l डिनोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि ये जो इक्वेशन है वो किसका है, आपके कॉप डगलस प्रोडक्शन का है, जिसमें कि आप ए को देख रहे हैं, जो क्या बताता है, आपके ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को बताता है। ठीक है, ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को डिनोट करता है, जिसको कि क्या लेके चलते हैं, कॉप डगलस में इस चीज़ को कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा।
ओके, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी या फिर ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो डिग्री है वो आपका क्या बताता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ आपका क्या है, ये आपकी डिग्री है ना, डिग्री डिनोट कर रहा है ये, ठीक है। और कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन किस नेचर का होता है, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ठीक है, जीनियस प्रोडक्शन फंक्शन आपका होता है, ठीक। इफ़ इन केस आपके अल्फ़ा और जो बीटा की वैल्यू है, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके ग्रेटर देन 1 होती है तो दैट इज़ आपका IRS, दैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आपका अचीव होता है। अगर आपका इसका वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगा दैट इज़ आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दैट इज़ आपका लेस देन 1 होता है तो DRS अचीव होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। और अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू होती है वो आपके 0 to 1 के बीच में क्या करती है, लाई करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें आपके एल क्या डिनोट कर रहा है, एल आपके लेबर को डिनोट करता है, एंड जो आप क्यू है ये आपके आउटपुट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्यू आपका आउटपुट है, एल आपका क्या है, लेबर है, और आपके के जो है कैपिटल को डिनोट कर रहा है। और आपको ए के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी, दैट इज़ ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को डिनोट कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा क्या है आपका आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू आपका कैपिटल, है ना। अल्फ़ा जो आप देख रहे हो यहाँ पर दैट इज़ आउटपुट, ये पूछ सकता है पेपर में, आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर है। अगर हम बीटा की बात करें यहाँ पर आपका क्या है, आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल। वेट, ये आपका लेबर था, नॉट लेबर, कैपिटल था ये। और यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, लेबर, क्योंकि एल जो बीटा है वो एल के पावर पे है ना, तो ये आपके जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लेबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आउटपुट इलास्टिसिटी बता रहा है कि आपके लेबर के चेंज होने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आया। अगर लेबर के जैसे अगर हम बीटा की बात करें जो कि लेबर के ऊपर लगा है, तो ये क्या बताएगा, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर, परसेंटेज चेंज इन लेबर, है ना। वैसे ही आपके अल्फ़ा किसको डिनोट करेगा, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, है ना, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कैपिटल, ठीक है। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पर आपके MRTS जो होता है आपके 1 आता है, ठीक है, ये चीज़ें रखिएगा याद। और लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ठीक है। और इस ऑलरेडी मैं स्केल को बता चुकी हूँ कि किस तरीके से होता है, जब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू +1 कांस्टेंट, ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग, और अगर हम बात करें डिक्रीजिंग तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो यहाँ पर एल क्या डिनोट कर रहा है, आपके जो है लेबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, देखिए डिग्री पूछा हुआ है, ईजी, आप तुरंत आंसर कर दोगे। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर 1 है ना, यहाँ पर आपका ऑर्डर 1, डिग्री यहाँ पर क्या दिया गया, डिग्री आपका जो है 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल प्रोडक्ट कर्व, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, द कर्व इज़ ऑल्सो नोन एज इक्वल प्रोडक्ट कर्व। तो याद रखिएगा आइसो क्वांट जो होता है उसको हम लोग आइसो प्रोडक्ट, है ना, इक्वल प्रोडक्ट कर्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इक्वल प्रोडक्शन, अगर हम बात करें, अगर हम आइसो क्वांट को ड्रॉ करें दैट इज़ IQ, तो यहाँ पर सभी लेवल ऑफ इनपुट एंड जो है आप लोगे जिस पे कैपिटल एंड वो सारी चीज़ें, तो आप देखोगे कि हर लेवल पे आउटपुट आपका क्या है, सेम है ना, आपके हर उस पर आपका आउटपुट सेम है। एंड इसका जो आपका बेसिकली कर्व का जो स्लोप होता है वो हम किससे जानते हैं, आपके MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, दैट इज़ आपका डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन, यानी कितना तुम कैपिटल का सेक्रीफाइस करके कितना लेबर का गेन कर रहे हो, है ना, दैट वो डिनोट करता है। और आपको पता है आपको आइसो क्वांट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। आइसो क्वांट जो होता है याद रखिएगा कि बेसिकली इंटरसेक्ट तो कभी नहीं करेंगे, साथ साथ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, ठीक है। MRTS की वैल्यू अगर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है तो MRTS की वैल्यू क्या कर रही होगी, डिक्लाइन कर रही होगी। अगर आपके कॉन्केव टू द ओरिजिन बनेगा तो MRTS की वैल्यू बढ़ रही होगी। अगर आपके स्ट्रेट लाइन ये बनता है तो MRTS की वैल्यू क्या करेगी, आपके कांस्टेंट रहेगी, है ना। ये आपको आइसोक्वांट ऑलरेडी आपने रीड आउट किया होगा। प्रॉपर्टीज़ इसकी ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जैसे आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ते वैसे ही जब प्रोडक्शन में आओगे तो आइसोक्वांट पढ़ोगे, ठीक है। तो आइसोक्वांट याद रखिएगा स्लोप डाउनवर्ड होता है, क्यों, क्योंकि जो है जो हम इनपुट्स लेते हैं, सपोज़ कि हमने लेबर लिया और कैपिटल लिया, सब यहाँ पर मैं बना दे रही हूँ आपको,
ये आपका आइसोक्वांट हुआ, यहाँ पर आपका लेबर है, सपोज़ ये लेबर और ये आपका कैपिटल। तो अगर आप लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तब अगर आपको कैपिटल बढ़ाना है तो आपको लेबर का वहाँ पर जो है यूज़ क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे आप देखो कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपको लेबर को कम करना पड़ रहा है, इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। याद रखिएगा कि आइसोक्वांट कर्व का जो स्लोप होता है वो MRTS की वजह से पता चलता है। MRTS क्या, स्लोप हमें बताता है आपके, है ना, कि कितना हम इनपुट को डिक्रीज़ कर रहे हैं, दूसरे इनपुट को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर MRTS की वैल्यू जस्ट आपके क्या कर रही है, MRTS की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। इस वजह से आइसोक्वांट आपके क्या होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहीं पर आपकी बढ़ने लगती तो क्या होता, जो है कॉनकेव टू द ओरिजिन देखने के लिए मिलता, ठीक है। और आइसोक्वांट कभी भी जो है कैन नॉट बी टेंजेंट और इंटरसेक्ट वन अनदर, कभी भी आपके इंटरसेक्ट और वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके एक तो लेवल ऑफ दोनों, क्योंकि हमें पता है हर आइसोक्वांट पे आपके लेवल ऑफ आउटपुट डिफरेंट होता है। सपोज़ इस आइसोक्वांट पे मैं चली गई आपके IQ 2 पे, तो यहाँ पर आपके आउटपुट लेवल अलग होगा। तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर को यूज़ करता होगा, साथ साथ आउटपुट लेवल भी दोनों का क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर आपके सेम हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा ना, फिर तो वो रूल को ही आपके वॉयलेट कर रहा है, इसी वजह से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और जितना आपके हायर आइसोक्वांट होगा उतना ही ज़्यादा आपके आउटपुट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। आइसोक्वांट आइदर ऑफ द एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। अगर हम बात करें इसको, आपके ऐसे टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये टच करेगा तो फिर आपका आउटपुट मतलब आप कहीं ना कहीं फिर सिर्फ क्या यूज़ कर रहे हो, एक इनपुट यूज़ कर रहे हो, या फिर आपकी कैपिटल यूज़ कर रहे हो, या फिर लेबर। तो ये मुश्किल हो सकता है, ठीक है। कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता आपके आइसोक्वांट, क्योंकि आपका जो स्लोप होता है वो वैरी करता है ना। जो टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का रेट है वो आपके हो सकता है IQ के लिए अलग हो, IQ 2 के लिए अलग हो। इसी वजह से कभी भी याद रखना कि आइसोक्वांट डू नॉट हैव टू बी पैरेलल टू वन अनदर, कभी भी नहीं होता, ठीक है। और जो है ये आपका आइसोक्वांट का मैंने कुछ प्रॉपर्टी आपको बता दिया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपका गिवन है क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस को फाइंड करना इजी है। क्वांटिटी जब मार्केट इक्विलिब्रियम होता है तो क्वांटिटी डिमांड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई आपके होती है। अब दोनों फॉर्मूले को एक साथ रख लीजिए, 6 माइनस 2p इक्वल्स टू 4 प्लस 4p, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, बेसिकली हम ये वाला पोर्शन इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 4p प्लस 2p। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 2 इक्वल्स टू आपके 6p हो जाएगा, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/6, दैट इज़ आपका कट के 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, आपका D वाला करेक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करस्पॉन्ड्स टू, कौन से पीरियड के लिए होता है, क्या ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड, या फिर दोनों, या फिर आइदर ऑफ A और B। तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ईजी आपके जो है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, क्लियर। तो आपको पता होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो शॉर्ट रन में हो गया, साथ साथ इसमें जो है 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर आपको देखने के लिए मिलता है। सेकंड में आपका जो है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर मिलता है, और थर्ड वन स्टेज में आपका नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर देखने के लिए हमें मिलता है। और इसका नाम क्या है, रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं, और एक नाम है, इसको ज़रा कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो इसके जो होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के जो है 3 स्टेजेस होते हैं आपके। फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर आपके रिटर्न मिलता है। इस स्टेज में टोटल प्रोडक्ट जो होता है TP वो इंक्रीज़ करता है विथ इंक्रीजिंग रेट इसका क्या होता है आपके, अगर जो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर की बात करें तो उसका रेट भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इफ़िशियंसी ऑफ फिक्स फैक्टर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और विद एडिशन ऑफ वेरिएबल इनपुट। जैसे जैसे हम वेरिएबल इनपुट लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे इफ़िशियंसी ऑफ फिक्स फैक्टर बढ़ते जा रही है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट जो होता है इसमें आपके मैक्सिमम पे पहुंचता है, TP इज़ मैक्सिमम यहीं पर होता है आपके, और मार्जिनल प्रोडक्ट और आपके एवरेज प्रोडक्ट क्या होते हैं, अभी भी यहाँ पर आपके पॉजिटिव रहते हैं ना। याद रखिएगा कि TP इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। अब TP बढ़ तो रहा है पर रेट उसकी क्या हो चुकी होगी, डिमिनिश कर रही होगी, ठीक है। और मतलब इंक्रीज़ कर रहा होगा पर डिमिनिश कर रही है अंटिल इट रीचेज मैक्सिमम पॉइंट, जब तक कि ये आपके इसी स्टेज में मैक्सिमम पे भी पहुंचता है, जहाँ पर कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, TP क्या होती है आपकी, मैक्सिमम होती है सेकेंड स्टेज में, ठीक है, ओके। और यहाँ पर आपके फिर बाद में देखते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन करने लगता है। थर्ड स्टेज में आपका नेगेटिव रिटर्न होता है ना।
तो टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव इसकी वजह से इस स्टेज में होता है। तो हमेशा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेज चूज़ करने का कोशिश करता है, कौन से में रहने की कोशिश करेगा, वो सेकंड में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अभी भी उसका रिटर्न बढ़ रहा था और इसी वजह से वो सेकंड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका टीपी जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्टिमम कंडीशन को वो अचीव करता है इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो है ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट है आपका द ऑर्डर ऑफ एल टी प्लस जो है इक्वल्स टू ए, और आपका इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें बताना है कि ऑर्डर कंडीशन आपके क्या बनेगी अगर इसको हम जो है सॉल्व करें तो ईजी है, बहुत ज़्यादा ही है, इसको कर सकते हैं आप। इसमें आपके डिग्री पूछा हुआ है। ठीक है, हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं आपके। तो यहाँ पर ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ना, ये ऑर्डर आपका 2 है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, जो है सी बनेगा। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल थ्योरी पर्टेन्स टू, किस रन में आपके लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल देखने के लिए मिलता है, तो ये आपके लॉन्ग पीरियड में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसमें आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, आपके डिक्रीजिंग आपके बेसिकली कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, और आपके डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होता है। ठीक है, ये तीनों स्केल हमें देखने के लिए मिलता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में सपोज़ कि आपने 1 लेबर, स्केल का मतलब दोनों सेम प्रोपोर्शन में आप इंक्रीज़ कर रहे होगे, तो आप चेक करते हो कि क्या आउटपुट भी उतना ही में इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर 1 कैपिटल और मान लो 1 लेबर था, तो तुम्हारा आउटपुट 20 था। जैसे तुमने सेम प्रोपोर्शन से कैपिटल और लेबर को इंक्रीज़ किया, आपने देखा यहाँ पर कि जो आपका आउटपुट है वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाए, 60 हो जाए यहाँ पर, है ना। तो ये आपको क्या हो रहा है, IRS पर। अगर आपने सपोज़ कि 1 लेबर और 1 कैपिटल लिया था और आपने इतना इंक्रीज़ किया, पर ये आउटपुट 60 ना हो करके आपके जो है 40 यहाँ पर रहे, जिस रेट से यहाँ पर आपका कैपिटल और लेबर बढ़ा उसी रेट से बढ़ा, दैट इज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। पर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में अगर हम बात करें, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की अगर हम बात करें, यहाँ पर 20 से बढ़ करके, मतलब 20 से बढ़ करके ये जो है 25 ही सिर्फ हो, तो ये आपका DRS कहलाएगा, है ना। तो ये लॉन्ग रन में हम इसको देखते हैं। आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके सी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जब आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, तो वहाँ पर आपकी जो है क्या होता है, इकोनॉमीज़ आपको अचीव हो रही होती है ना। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आपको अचीव हो रहा होता है, हो सकता है एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज़ दोनों आपको अचीव हो रही होती है जब इंक्रीजिंग। जब आप लॉन्ग रन LAC बनाते हो ना, लॉन्ग रन एवरेज जो है कॉस्ट कर्व, जिसमें आपके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है छुपा होता है ना, जिसको इन्वेलप कर्व, प्लानिंग कर्व भी कहा जाता है, LAC है ये। तो इसमें जो है आपके इस मिनिमम पॉइंट पे हमारा क्या होता है, CRS कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, और यहाँ पर हमारा IRS होता है ना। ये कर्व के बार बार पूछा था, ज़रा मैं इसको डिटेल आउट करती हूँ। सपोज़ ये LAC है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, तो यहाँ पर आप देखोगे कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से मिलके यहाँ पर बना होता है। ठीक है, इस केस में जहाँ पर ये तो आपका ऑप्टिमम कंडीशन है, यहाँ पर आपको IRS अचीव हो रहा होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्यों? क्योंकि आपका जैसे जैसे आप देख रहे हो कि मान लो ये आउटपुट है और ये आपका कॉस्ट है ना, कॉस्ट आपका प्रोड्यूसर का कम हो रहा होता है और आउटपुट बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर उसको क्या अचीव होता है, जब IRS होता है तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव हो रहा होता है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब क्या, आउटपुट तुम्हारा बढ़ जाए और कॉस्ट तुम्हारा क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना। तो उसको बोलते हैं, और ये सबसे ऑप्टिमम कंडीशन ये वाली होती है। फिर उसके बाद जो है आपके जो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलने लगता है, और यहाँ पर आपके कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। इसके बाद जो है आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका कॉस्ट जो है इंक्रीज़ करने लगा और आउटपुट भले ही बढ़ रहा हो, है ना। तो वो आपके जो है डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का कंडीशन होता है, जहाँ पर कि कॉस्ट बढ़ती है और आउटपुट कम होने लगता है। ठीक है, तो ये आपके LAC कर्व के जो है इसमें है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसे ही हम और भी MCQs करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो तैयारी कर रहे होंगे, और आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं हमें, और सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा चैनल पे। हम ऐसे ही MCQ आपके लिए करवाते रहेंगे। धन्यवाद।